दोस्तों कैसे हो। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन। और दोस्तों लास्ट वीडियो में हम कोलाइडी विलयन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। मैं कोलाइडी विलयन को आपको 2 वर्गीकरण पढ़ा चुका था और आज हम कोलाइडी विलयन का तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे। तीसरा वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं हम। कोलाइडी विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा वर्गीकरण है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर, के कणों के आकार के आधार पर ठीक है। तो कोलाइडी विलयन का हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और तीसरा वर्गीकरण, आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लास्ट तक कंप्लीट वीडियो को देखें, आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट जरूर करें। इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर दोस्तों जो कोलाइडी विलयन है वो 3 प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं हम कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो क्लियर कर लो पहली तो बात, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के, परिक्षिप्त प्रावस्था समझ गए ना। कोलाइडी विलयन में 2 अवयव होते हैं, एक परिक्षेपण माध्यम और एक परिक्षिप्त प्रावस्था। जो अवयव कम मात्रा में होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 या नंबर ए, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, या इसको कह दो बहुआण्विक कोलाइड। कोलाइड का मतलब भी कोलाइडी विलयन। तो 3 प्रकार के हैं। पहला है बहुआण्विक कोलाइडी विलयन या बहुआण्विक कोलाइड। ये क्या होता है समझे ढंग से। देखो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में, जो बहुआण्विक कोलाइडी विलयन है, इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में छोटे छोटे कण, ठीक है, छोटे छोटे कण समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कण का निर्माण करते हैं। मेरी बात को समझ जाओ, छोटे छोटे कण समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कण का निर्माण करते हैं। मेरा बात समझो। जैसे ये कोलाइडी विलयन है, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे कण जो हैं ये समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कण का क्या कर रहे हैं? निर्माण। किसके कण हैं ये छोटे छोटे कण? परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं। ये समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कण का निर्माण कर रहे हैं। मेरी बात समझो, ये जो कण है इसका आकार, इसका व्यास तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम है, पर जब इन्होंने समूहित होकर के जो ये कण बनाया है इसका व्यास है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक। तो यही तो हो रहा है कि छोटे छोटे कण, एक तरह से विलय के परिक्षिप्त प्रावस्था के छोटे छोटे कण समूहित होकर के कोलाइडी आकार का कण बनाते हैं। छोटे छोटे कण जिनका व्यास कितना होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम। ऐसे कण समूहित होकर के कोलाइडी आकार का कण बना लेते हैं। अब मैं इसमें कहूँगा कि अब ये विलयन कोलाइडी विलयन है। क्यों? क्योंकि इसमें कणों का जो आकार है वो इतना है। भले ही वो कण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, पर उन कणों का आकार तो इतना है ना। तो मेरी बात समझो, बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है? इस कोलाइडी विलयन में छोटे आकार के कण जिनका व्यास होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम, ऐसे कण समूहित होते हैं, इकट्ठे होते हैं और कोलाइडी आकार के कणों का क्या करते हैं? निर्माण। ठीक है, तो ये बात हम लिख सकते हैं। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में समझ के बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में छोटे आकार के कण, कोष्टक में उनका साइज लिख देता हूं, जिनका व्यास कितना है
10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम। समझ गए? छोटे आकार के कण समूहित होकर कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। कोलाइडी आकार के कणों, ठीक है, इनका व्यास कितना होगा कोलाइडी आकार के कणों का? 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सही है? कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। तो क्लियर कर लो, ऐसी कोई कठिन चीज है नहीं। तो मैं तो सिंपल ये समझता हूं कि इस कोलाइडी विलयन में क्या हो रहा है, छोटे छोटे कण इकट्ठे होकर के कोलाइडी आकार का कण बना रहे हैं। सही है भाई, यही तो हुआ इसमें, छोटे छोटे कण इकट्ठे होकर के कोलाइडी आकार का कण बना रहे हैं। उन छोटे कणों का व्यास कितना है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कण। और जो वे समूहित होकर के जो बड़ा कण बना रहे हैं उसका व्यास कितना है? 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक। क्लियर? इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, जो सल्फर का कोलाइडी विलयन है, सल्फर एक धातु है। सल्फर के कोलाइडी विलयन में हजारों की संख्या में ऐसे अणु समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कण का निर्माण करते हैं। मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूं, ये सब ऐसे अणु हैं। हजारों की संख्या में ऐसे अणु समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का क्या करते हैं? निर्माण। तो सल्फर का जो कोलाइडी विलयन है वो इसी तरह का होता है, बहुआण्विक कोलाइड। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा ही होता है, हजारों की संख्या में ऐसे अणु समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। तो हम लिख सकते हैं सल्फर के कोलाइडी विलयन में हजारों की संख्या में कौन से अणु? ऐसे अणु समूहित होकर कोलाइडी आकार के कण का निर्माण करते हैं। कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत है, ऐसे ही सोने के कोलाइडी विलयन में भी होता है। कई सारे सोने के परमाणु समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। ऐसे चांदी के कोलाइडी विलयन में होता है कई सारे एजी परमाणु। समझ गए? मैं एक बार तब लिख ही देता हूं, चलो। सोने के कोलाइडी विलयन का निर्माण या सोने के कोलाइडी विलयन में कई सारे सोने के परमाणु, एयू के परमाणु, सोने के परमाणु समूहित होकर कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। भाई सोना धातु है, उसका निर्माण तो परमाणुओं से होता है। कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। तो ये इजीली समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई कठिन बात है नहीं। दोबारा सुन लो। हम परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। मैंने कहा इस आधार पर कोलाइडी विलयन 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। इस कोलाइडी विलयन में, इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में छोटे आकार के कण जिनका व्यास कितना होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम, ऐसे कण समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उदाहरण दे सकते हो तुम सल्फर के कोलाइडी विलयन का, जिसमें ऐसे अणु, हजारों संख्या में ऐसे अणु समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। ऐसे आप सोने के कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसमें हजारों की संख्या में सोने के परमाणु समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो इसको पोज करके यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया?
हाँ, तो अब बी पढ़ते हैं। ए तो पढ़ लिया हमने, बी पढ़ेंगे हम दोस्तों बृहदान्विक कोलाइडी विलयन। मैंने कहा ना कोलाइडी विलयन 3 प्रकार के हैं, तो दूसरा है बृहदान्विक कोलाइडी विलयन या कह लो बृहदान्विक कोलाइड। ठीक है, देखो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में क्या होता है, जैसे ये कोलाइडी विलयन है और मान लो ये तुम्हारा बृहदान्विक कोलाइडी विलयन है, तो इसमें जो ये कोलाइडी आकार के कण हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था के ये जो कोलाइडी आकार के कण हैं, कोलाइडी आकार का मतलब समझ गए, इनका व्यास है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक। मान लो ये एक बृहदान्विक कोलाइडी विलयन है, इसमें जो ये कोलाइडी आकार के कण हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कोलाइडी आकार के कण, समझ गए, मतलब इतने व्यास के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने नहीं होते हैं। जबकि उसमें क्या हो रहा था, बहुआण्विक में जो कोलाइडी आकार के कण थे वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए थे। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में, समझ लो हर बात को रटो मत, समझ के पढ़ो। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कोलाइडी आकार के कण, बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोलाइडी आकार के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने नहीं होते हैं। बने नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल दे हम, तो इसके एग्जाम्पल हैं गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि के कोलाइडी विलयन। गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि के कोलाइडी विलयन। तो सिंपली क्या समझा हमने ये समझा कि बहुआण्विक कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी आकार का कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। जबकि बृहदान्विक कोलाइडी विलयन में, नाम से बृहदान्विक बड़ाणु, बृहदान्विक कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक क्लियर, और इसके एग्जाम्पल देख लिए हमने। अब तीसरा आएगा, उसको अलग से समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसको भी नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो फटाफट और इसे भी नोट करो। कर लिया? अब पढ़ेंगे हम सी, संगुणित कोलाइड या संगुणित कोलाइडी विलयन। सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में आने लायक, स्टार लगा रहा हूं इसलिए ढंग से पढ़ लेना। संगुणित कोलाइड या संगुणित कोलाइडी विलयन एक ही बात है। तो नंबर ए तो पढ़ा हमने बहुआण्विक, बी पढ़ा बृहदान्विक, और सी पढ़ रहे हैं संगुणित कोलाइड। इंपॉर्टेंट है, ठोक करके सुन लो ढंग से, इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, तो जी ये संगुणित कोलाइड है। हाँ तो दोस्तों इसे समझो, ढंग से समझो आप, संगुणित कोलाइड। ठीक है, देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल से बात करता हूं, साबुन। ये इसमें पानी भरा हुआ है, एक टब है और इसमें पानी भरा हुआ है, और ये एक साबुन की टिकिया है। ठीक है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे साबुन, इस साबुन को मैं इस पानी में घोल रहा हूं। ठीक है, तो जब इस साबुन को आप पानी में घोलोगे तो इसके कण इसमें आएंगे। साबुन, एक पानी भर लिया एक टब में और साबुन उसमें घोल रहे हैं,
जब इसको आप इसमें घोलोगे तो ये बनेगा वास्तविक विलयन। कैसा विलयन बनेगा? वास्तविक विलयन। मतलब यहाँ पर जो ये विलेय है इसके कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम है। तुम्हें पता ही है वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार कितना है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, वास्तविक विलयन बन गया। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम मान ही नहीं रहे हो, साबुन को घोलते ही जा रहे हो। तो धीरे धीरे इस पानी में साबुन के कणों की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जब साबुन के कणों की सांद्रता बढ़ जाएगी तो एक निश्चित सांद्रता होने से, एक निश्चित सांद्रता से ऊपर ये कण सभी जुड़ने लग जाएंगे, समूहित होने लग जाएंगे और समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का क्या करने लग जाएंगे? निर्माण। समझ गए मेरी बात है? एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर ये कण आपस में जुड़ करके कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण कर लेंगे। सिंपल। और समझो, पानी लिया आपने, दोबारा समझो, पानी एक टब में पानी ले लिया, उसमें आपने साबुन को घोलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो जब आप प्रारंभ में तो वास्तविक विलयन बनेगा, धीरे धीरे साबुन की सांद्रता पानी में बढ़ती चली जाएगी। जब साबुन की सांद्रता इस पानी में एक निश्चित सांद्रता से अधिक हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि ये जो कण है इसमें छोटे छोटे कण ये समूहित होने लग जाएंगे और समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कण बनाने लग जाएंगे। अब ये वास्तविक विलयन नहीं रहा, अब कैसा विलयन बन गया है? कोलाइडी विलयन। तो अपन ऐसे कहेंगे, कुछ पदार्थ प्रारंभ में वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं, परंतु एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर ये पदार्थ कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर मेरी बात? दोबारा सुन लो। कुछ पदार्थ विलयन में कम सांद्रता होने पर वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं, परंतु एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर ये पदार्थ कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। जैसे साबुन की एग्जाम्पल दिया, प्रारंभ में सांद्रता कम थी तो वास्तविक विलयन बना रहे थे, पर जब सांद्रता इसकी ज़्यादा होने लगी तो क्या हुआ? इसके कण समूहित होने लग गए और समूहित होकर होने लग गए तो कोलाइडी आकार के कण बनने लग गए इसमें, तो फिर क्या बन गया? कोलाइडी विलयन। ठीक है, इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को बोलते हैं हम समूहित कोलाइड। तो हम कह सकते हैं कुछ पदार्थ, ढंग से समझ रहे हो ना, कुछ पदार्थ प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है, जल में वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं। वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं। क्लियर? परंतु एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर, सांद्रता मतलब मात्रा, एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर, अधिक सांद्रता होने पर ये पदार्थ क्या करने लग जाते हैं? ये पदार्थ कोलाइडी विलयन निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयन निर्माण कर लेते हैं। आगे लिख सकते हो, यह कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? यह कोलाइडी विलयन संगुणित कोलाइड कहलाता है। अब एग्जाम्पल दे सकते हो साबुन वाला। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो, साबुन, एक साबुन है जिसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। ये साबुन है भाई, है ना, साबुन है जिसका नाम है क्या? सोडियम स्टीयरेट।
जिसका फॉर्मूला लिख देता हूं, ये होता है C17H35COONA। ये साबुन है सोडियम स्टेरेट। ठीक है, साबुन सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला ये है C17H35COONA। ठीक है, प्रारंभ में जल में वास्तविक विलयन बनाता है, बिल्कुल वही लिख रहा हूं जो ऊपर समझाया है। कैसा विलयन बनाता है? वास्तविक विलयन बनाता है, परंतु 10⁻³ मोल प्रति लीटर, इसको ऐसे लिख दूं, मोल लीटर इनवर्स से अधिक। ये मोलरता का मात्रक है, मोलरता एक सांद्रता ही तो है, परंतु 10⁻³ मोल प्रति लीटर से अधिक सांद्रता होने पर यह साबुन कोलाइडी विलयन बना लेता है। तो उसको डायरेक्ट लग लेते हैं कोलाइडी विलयन। कौन सा कोलाइडी विलयन बनेगा? वो संगुणित विलयन, संगुणित कोलाइड। यह साबुन संगुणित कोलाइड बना लेता है। क्या बना लेता है? संगुणित कोलाइड बना लेता है। ठीक है, एक परिभाषा और, क्रांतिक मिशेल सांद्रता। ये पेपर में पूछी जा सकती है कि ये क्या होती है। क्रांतिक मिशेल सांद्रता क्या होती है? क्रांतिक मिशेल सांद्रता वह सांद्रता होती है जिससे अधिक सांद्रता होने पर पदार्थ कोलाइडी विलयन बना लेता है, संगुणित कोलाइड बना लेता है। जैसे साबुन है, कितनी सांद्रता से अधिक होने पर? 10⁻³ मोल प्रति लीटर से अधिक सांद्रता होने पर कोलाइडी विलयन बना लेता है। तो ये जो सांद्रता है ये है क्रांतिक मिशेल सांद्रता। समझ लो, मतलब क्रांतिक मिशेल सांद्रता पदार्थ की वह सांद्रता है जिससे अधिक सांद्रता होने पर वह पदार्थ संगुणित कोलाइड बना लेता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वह सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता होने पर, जिससे अधिक सांद्रता होने पर पदार्थ संगुणित कोलाइड बना लेता है या संगुणित कोलाइडी विलयन बना लेता है। क्रांतिक मिशेल सांद्रता कहलाती है। क्रांतिक मिशेल सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो क्रांतिक मिशेल वह सांद्रता है, क्रांतिक मिशेल सांद्रता वह सांद्रता है जिससे अधिक सांद्रता होने पर पदार्थ संगुणित कोलाइड का निर्माण कर लेता है। अब कोई पूछ ले तुमसे कि भाई साबुन सोडियम स्टेरेट के लिए क्रांतिक मिशेल सांद्रता का मान कितना है? 10⁻³ मोल प्रति लीटर। इससे अधिक सांद्रता होने पर ही तो साबुन सोडियम स्टेरेट जो है वो संगुणित कोलाइड बनाता है। क्लियर? तो इसको नोट करें फटाफट, टाइम नहीं, पोज करके इसको नोट करो, वीडियो को पोज करो, फटाफट नोट करो। अबे पोज कर लो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? पोज करो। हाँ तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। और अब हम पढ़ते हैं मिशेल निर्माण की क्रिया। मिशेल निर्माण की क्रिया। जब मैंने मिशेल बोला, कईयों ने मिसेज सुन लिया कि भाई मिसेज निर्माण की क्रिया पढ़ा रहे। नहीं भाई, ये तुम्हारे घर वाले पढ़ाएंगे मिसेज निर्माण की क्रिया, मैं पढ़ा रहा हूं मिशेल निर्माण की क्रिया। ये क्या होती है? ठीक है,
तो पेपर में आ सकती है। मिसेल निर्माण की क्रिया विधि लिखिए या मिसेल निर्माण की क्रिया समझाइए, इंपॉर्टेंट। आज की पूरी वीडियो ही शानदार है, ढंग से पढ़ें, कंप्लीट वीडियो देखें। क्या होती है मिसेल निर्माण की क्रिया? देखो, मैं साबुन सोडियम स्टेरिएट ही लेता हूं, उसी से समझाता हूं। मैंने लिया साबुन सोडियम स्टेरिएट, जिसका फॉर्मूला आपको पता ही है, C17H35 COONA। C17H35 COONA साबुन सोडियम स्टेरिएट। ठीक है, यह जल अपघटित होकर, मतलब इसको जब तुम आप जल में डालोगे तो यह जल अपघटित होकर क्या क्या बनाएगा? देखो इधर, ये साबुन है तुम्हारे पास C17H35 COONA, ठीक है, सोडियम स्टेरिएट है। इसको आप जब जल में डालोगे तो ये अपघटित होकर एक तो बनाएगा C17H35 COO- और Na+, क्योंकि एक लवण है और लवण जल में आपको पता ही है धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। तो ये जल में अपघटित होकर के ये बनाएगा स्टेरिएट आयन, ऋणायन है जो, और सोडियम आयन जो धनायन है। क्लियर? स्टेरिएट आयन और सोडियम आयन। स्टेरिएट आयन, हाँ तो भाई ये अपघटित होकर के एक तो स्टेरिएट आयन और एक सोडियम आयन बनाते हैं। तो यहां तक तो इजीली समझ में आ गया होगा कि साबुन जो सोडियम स्टेरिएट है वो अपघटित होकर के स्टेरिएट आयन जो ऋणायन है और सोडियम धनायन बनाता है। भाई साबुन एक लवण है तो जल में अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, इस तरह से टूट गया। ठीक है, अच्छा अब इस पर ध्यान दो, इस पर स्टेरिएट आयन पर दिख रहा है। ये स्टेरिएट आयन की संरचना में दो भाग होते हैं, ये काम का है तुम्हारा। संरचना में दो भाग होते हैं इसकी में, देखते हैं, तुम देखो। एक तो होता है जल विकर्षी सिरा, इसकी संरचना में दो भाग है। एक तो होता है जल विकर्षी सिरा और दूसरा होता है जल आकर्षी सिरा। जल विकर्षी सिरा और एक जल आकर्षी सिरा। ढंग से देखो, नीचे दिखाता हूं। C17H35 और COO- ये स्टेरिएट आयन है। तो इसकी संरचना में दो भाग है। ये जो दिख रहा है तुम्हें C17H35, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोजन और कार्बन की श्रृंखला है। ये 17 कार्बन है, इसमें बड़ी सी श्रृंखला है और 35 हाइड्रोजन है। तो ये है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जो कौन सा सिरा है? जल विकर्षी सिरा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतीयता लगभग समान होती है और आवेश नहीं है तो ये जल से कोई आकर्षण नहीं रखता, इसे बोलेंगे जल विकर्षी सिरा। अच्छा, और ये जो COO- है ये है जल आकर्षी सिरा। ये जल आकर्षी सिरा क्यों है? क्योंकि इसमें O पर माइनस आवेश है और माइनस आवेश होने की वजह से ये जल से आकर्षण रखता है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है। तो इस पर जब माइनस आवेश है तो ये जल से आकर्षण रखेगा, जल के हाइड्रोजन से। ये जल आकर्षी सिरा हो गया, ये जल विकर्षी सिरा हो गया। तो साबुन के जो ये स्टेरिएट आयन है, इसकी संरचना में दो भाग हो गए, एक जल विकर्षी सिरा और एक जल आकर्षी सिरा। जल विकर्षी सिरा कौन है? हम लिख सकते हैं लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। क्लियर है क्या?
लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। और जल आकर्षी सिरा कौन सा है? कार्बोक्सिलेट आयन वाला भाग। कार्बोक्सिलेट आयन बोलेंगे इसको, COO- को। तो कार्बोक्सिलेट आयन वाला भाग तो है जल आकर्षी सिरा, और C17H35 वाला भाग ये है जल विकर्षी सिरा, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। यहां तक क्लियर है? तो पहले आप इसको यहां तक नोट कर लो, यहां तक आपके समझ में आ गई है तो आगे भी बिल्कुल बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगी। फटाफट नोट करो, वीडियो पॉज करो। एक चीज और रुक जाओ, तो नोट करने से पहले रुको, थोड़ा सा रुको। अच्छा, मैं इसको इस तरह से बना दूं तो ये तो है, ये जो मैंने जीरो सी बनाई है ये COO- है, माइनस दिख ही रहा है। और ये जो पूंछ सी बनाई है ये है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, समझ गए होंगे, जल विकर्षी सिरा। मतलब ये पूंछ सी जो बन रही है ये तो C17H35 है, और ये जो बन रहा है ये है COO-, और ये है जल आकर्षी सिरा। इस तरह से बना लो आप, ठीक है? तो इसको यहां तक कंप्लीट नोट करो, फिर आगे देखते हैं अपन। पोज करो और नोट करो। कर लिया नोट? अब आगे समझो। यहां तक क्लियर? मैं आगे समझाता हूं, ऊपर से मिटाता हूं। ठीक है? अच्छा, 10⁻³ मोल प्रति लीटर से अधिक सांद्रता होने पर तुम्हें पता ही है क्या होगा? कोलाइड विलयन बनेगा, संगुणित कोलाइड बनेगा। ये थोड़ी देर पहले कहा था। अधिक सांद्रता होने पर जो ये स्टीरियट आयन है ना, ये समूहित हो जाते हैं। समूहित मतलब समझ गए होंगे, इकट्ठे हो जाते हैं। अरे जब भी तक कोलाइड विलयन बनेगा तो समूहित कौन होते हैं? स्टीरियट आयन। स्टीरियट आयन समूहित होकर गोल गेंद नुमा आकृति का निर्माण करते हैं या संरचना का निर्माण करते हैं। गोल गेंद नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। वास्तविकता यह है कि मिसेल क्या है? समझने वाले समझ गए। मिसेज कोलाइडी आकार का कण है जो छोटे छोटे कणों के समूहित होने से बना है। अच्छा, ये कैसा होगा? अब इसको देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि मिसेल कैसे बनता है। ये इस तरह का होगा। ये इस तरह का गोल गेंदनुमा होगा। ये पूरा नहीं आई मेरी बात समझ में? ये गोल गेंदनुमा होगा पूरा। इन पे माइनस 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 लगा लेना। तो इस तरह का ये माइनस लगा रखा है मैंने, ठीक है? इस तरह का ये मिसेल बनेगा। अच्छा, एक बात सुन लो, मिसेल के केंद्र में कौन है? मिसेल के केंद्र में जल विकर्षी सिरा है। ये लंबी पूंछ, ये जल विकर्षी सिरा। मिसेल गेंद बन गई, ये गेंदनुमा आकृति बन गई। और इसके केंद्र में कौन है? केंद्र में है जल विकर्षी सिरा। और पृष्ठ सतह पे कौन है? ये गेंद बन गई तो पृष्ठ सतह पे कौन है? जल आकर्षी सिरा, COO-। सीधी सी बात है, बाहर तो पानी होगा ना। अब पानी की तरफ तो यही होंगी, जल आकर्षी सिरा ही तो पानी की तरफ होगा, जो जल से आकर्षण रखता है। और जो जल विकर्षी सिरा है वो कहाँ चला जाएगा? केंद्र में। ठीक है? तो हम कह सकते हैं इस मिसेल के केंद्र में स्टीरियट आयनों के जल विकर्षी सिरे व पृष्ठ सतह पर
जल आकर्षी सिरे होते हैं। पृष्ठ सतह समझ गए? तो ये हो गई मिसेल निर्माण की क्रिया। और इसके नीचे लिख सकते हो कि ये क्या बनाया है मैंने, डायग्राम किसका है, मिसेल का। ठीक है, मिसेल का, मिसिएज का नहीं, मिसेल का। इसको भी नोट करो फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई होगी, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल इजीली आसानी से समझ में आ सकती है अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो। क्लियर? पॉज कर ली वीडियो। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं साबुन की शोधन क्रिया। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पेपर में पूछा जा सकता है। तो अगला टॉपिक है अपना साबुन की, स्टार लगा देता हूं। आज सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। शोधन क्रिया या अपमार्जन क्रिया एक ही बात है। बात है साहब ये होती क्या है साबुन की शोधन क्रिया या अपमार्जन क्रिया? साबुन की शोधन क्रिया या अपमार्जन क्रिया होती है कपड़े धोने की क्रिया, कि साबुन किस प्रकार कपड़े को धोता है। साबुन द्वारा कपड़े धोने की क्रिया को ही बोलते हैं शोधन क्रिया या अपमार्जन क्रिया। ठीक है, तो एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं कि कपड़े पर लगे हुए दाग धब्बों को साबुन हटा देता है। तो वो कैसे हटाता है उसी को हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखो कपड़े पर जो तेल या चिकनाई की अशुद्धि होती है, एक बार में पूरे को समझो पहले। जैसे ये कपड़ा है और इस पर ये कोई मान लो तेल या चिकनाई की बूंद लगी हुई है। ठीक है, ये अशुद्धि लग रही है। अशुद्धि किसकी अशुद्धि है? तेल या चिकनाई की। ये कपड़े पर तेल या चिकनाई की अशुद्धि लगी हुई है। क्लियर? अच्छा, तो सबसे पहले तुम क्या करते हो, इस पर पानी डालोगे और पानी डाल करके साबुन लगाओगे, है ना। कपड़ा है, कपड़े पर तेल चिकनाई की अशुद्धि लगी हुई है, मतलब कपड़ा मैला है। उस पर पहले पानी डालोगे फिर साबुन लगाओगे, यही करोगे। अब साबुन मान लो तुम सोडियम स्टीरेट ही लगा रहे हो, तो उससे कौन से आयन आएंगे? स्टीरेट आयन। ये लो भाई, ये तेल या चिकनाई है और ये स्टीरेट आयन आ चुके हैं। आगे अच्छा, तेल या चिकनाई की अशुद्धि से स्टीरेट आयनों की पूंछ जुड़ जाएगी, पूंछ घुल जाएगी इसमें। क्यों? देखो तेल या चिकनाई जो होती है ये अध्रुवीय होती है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। और जो स्टीरेट आयन की पूंछ है C17H35 ये भी अध्रुवीय होती है, इसमें भी कोई आवेश नहीं होता। और हमें पता है समान समान को घोलता है। तो इसे तेल या चिकनाई में कौन घुल जाएगी? सीधी सी बात है, ये तेल या चिकनाई है, इसमें पूंछ तो घुल जाएगी स्टीरेट आयनों की और माइनस माइनस रह जाएगा। तो पृष्ठ सतह पे COO- आ गए, पूंछ इसमें जुड़ करके घुल गई, गायब हो गई, पूंछ तो हो गई गायब। अच्छा, पर अब तेल या चिकनाई कैसी हो गई दोस्तों? ऋणावेशित। दोबारा सुन लो, हमने कपड़ा लिया जिस पर तेल या चिकनाई की अशुद्धि लगी हुई है, उस पर पानी डाला, साबुन लगाया, साबुन से स्टीरेट आयन आए। स्टीरेट आयन की का जो पूंछ है, पूंछ मतलब जल विकर्षी सिरा, मतलब अध्रुवीय सिरा जिसमें कोई आवेश नहीं है, वो तेल या चिकनाई की अध्रुवीय अशुद्धि में विलय हो जाता है, जिससे तेल या चिकनाई कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो गई, ऋणावेशित। अब अच्छा, बाहर पानी है, अब पानी ऋणावेशित ही हो गई, तो पानी क्या लगाएगा? अब ताकत कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऋणावेशित हो गई तो ये जल से क्या दर्शाएगी? अब आकर्षण। तेल या चिकनाई आकर्षण दर्शाएगी। जब तुम कपड़े को रगड़ोगे, साबुन लगा करके रगड़ते हो ना, तो रगड़ने पर क्या होगा? ये तेल या चिकनाई इससे हट जाएगी। हट क्यों गई? क्योंकि पानी ताकत लगा रहा है, खींच रहा है, जल के साथ आकर्षण दर्शाएगी ना, ये ऋणावेशित हो गई। और तुम रगड़ रहे हो तो ये तेल या चिकनाई इससे हट जाएगी अब। और जैसे ही ये इससे हटेगी, इससे और स्टीरेट आयन जुड़ जाएंगे। सही है?
और पूंछ तो उनकी गायब हो ही जाएगी। तो इस तरह से एक तरह का मिसेल बन गया। ये भी एक मिसेल ही है, जिसके केंद्र में कौन है, तेल या चिकनाई की अशुद्धि, और पृष्ठ सतह पर कौन है, कार्बोक्सिलेट आयन। सही है। और जब कपड़े से तेल या चिकनाई हट गई तो कपड़ा धुल तो गया, और क्या करेगा। तो हम इस पूरे टॉपिक को समझते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कपड़े पर लगी हुई तेल या चिकनाई की अशुद्धि से, समझते हुए, समझो एक बार, कुछ मत लिखो तुम, केवल समझो। तेल या चिकनाई की अशुद्धि से कौन जुड़ जाते हैं, स्टीरिएट आयन जुड़ जाते हैं। साबुन से आने वाले, साबुन से तो आते हैं ये स्टीरिएट आयन, ये जुड़ जाते हैं। यहां तक क्लियर। तेल या चिकनाई से ये स्टीरिएट आयन जुड़ जाते हैं। अच्छा, स्टीरिएट आयनों का लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग, स्टीरिएट आयनों का लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, मतलब C17H35 है ना, श्रृंखला वाला कैसा भाग, अध्रुवीय भाग। अध्रुवीय है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। अध्रुवीय भाग तेल या चिकनाई की अध्रुवीय अशुद्धि में विलय हो जाता है, घुल जाता है, अशुद्धि में विलय हो जाता है। घुल गया ये, सही है। जिससे तेल या चिकनाई कैसी हो जाती है, तेल या चिकनाई की अशुद्धि ऋणावेशित हो जाती है। क्लियर। तेल या चिकनाई की अशुद्धि कैसी हो जाएगी दोस्तों, ऋणावेशित हो जाएगी। हो गई ये ऋणावेशित। अच्छा, अब कपड़े को तुम रगड़ोगे, रगड़ोगे तो आगे लिख सकते हैं हम, कपड़े को रगड़ने पर ऋणावेशित अशुद्धि, तेल या चिकनाई की अशुद्धि कपड़े की सतह से या कपड़े से गोल बूंद के रूप में पृथक हो जाती है। हो गई पृथक। अब इससे क्या होगा, पृथक हो गई, और जिससे आप लिख सकते हो अंत में अन्य स्टीरिएट आयन भी जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मिसेल। जिससे अन्य मतलब और स्टीरिएट आयन जुड़कर मिसेल बना लेते हैं। पर इस मिसेल में अंतर है। इस मिसेल के केंद्र में कौन है, तेल या चिकनाई की अशुद्धि, जिसमें स्टीरिएट आयनों की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला घुली हुई है। और पृष्ठ सतह पर क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन, ऋणावेशित आयन। समझ गए होंगे। अच्छा, तो इसको डायग्राम से समझ सकते हो। ये लो भाई, इसी तरह से बनाते हैं। ये लो, लिख सकते हो तेल या चिकनाई की अशुद्धि। ठीक है भाई, डायग्राम से समझ सकते हो जैसे मैंने पहले समझाया। अच्छा, फिर अगला डायग्राम, साबुन लगाया आपने, ये कौन से आयन आ गए, स्टीरिएट आयन। ये माइनस लगा देता हूँ मैं इन पे, समझ जाओगे आप। जिससे ये कार्बोक्सिलेट आयन वाला सरा, और ये नीचे वाला है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक है, फिर क्या होगा आपने अभी बताया,
ये तेल या चिकनाई में कौन घुल जाएगी? लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तेल या चिकनाई या ध्रुवीय है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग या ध्रुवीय है, ये जुड़ जाएगा जिससे इसकी पृष्ठ सतह पर ऋणावेश आ जाएगा। तेल या चिकनाई पर ये ऋणावेश आ गया, माइनस लगा हुआ है, आ गया। अब क्या करना है? कपड़े को तुम क्या करोगे? रगड़ोगे। रगड़ने पर ये तेल या चिकनाई की शुद्धि बूंद के रूप में अलग हो जाती है, जिससे और भी स्टेरेट आयन जुड़ जाते हैं, कई सारे स्टेरेट आयन जुड़ जाएंगे। इन पर माइनस 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 आ गया और ये क्या बन चुका है? मिसेल बन चुका है। तो इस तरह से कपड़े से तेल या चिकनाई की अशुद्धि पृथक हो जाती है। अब इसको डायग्राम सहित विद डायग्राम दोस्तों इसको नोट करो, ये आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया? शानदार टॉपिक था आज जो पढ़ा, इसमें मज़ा आ गया होगा। पहले एक बार वीडियो इसको नोट करो, फिर बात करते हैं आपसे। पॉज करो, वीडियो को नोट करो। कर लिया नोट? अब मेरी बात को सुनो। आज की वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े हमने दो। पहला पढ़ा मिसेल निर्माण की क्रिया और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा साबुन की शोधन क्रिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पेपर में दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। साथ साथ नोट्स बनाओ, आपसे बार बार कह रहे हैं। चैप्टर बड़ा अच्छा, आज के टॉपिक बहुत शानदार थे। चैप्टर लेंथी है, संग संग लगे रहो, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आसानी से, ऐसा कोई कठिन तो है नहीं। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही अच्छे टॉपिक पढ़े। आज हमने एक वर्गीकरण पढ़ा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आपसे फिर कह रहा हूँ लाइक और कमेंट दोस्तों ज़रूर करें। ठीक है, तब आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।